पिछला एपिसोड में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जाना। कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अल्टीमेटली शुगर बनता है, पर दोनों में क्या अंतर है, डाइटरी शुगर और नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स में क्या अंतर है, वो उसको हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने जाना क्यों 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल को ही हम लोग ज़्यादा कंसिडरेशन में लेते हैं, जिसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज आता है। फिर कैसा हम लोगों ने जाना कि ज़रा सही ओरिएंटेशन में, स्ट्रक्चर में चेंजेस करने पे इतना ह्यूज डिफरेंस आता है। जो स्टार्च इंसान एब्जॉर्ब कर सकता है, उसमें चेंजेस करके जो फाइबर में कन्वर्ट हो गया, जो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता। ग्लूकोज शरीर का हर एक अंगों में, आपका सेल्स में आपका शुगर देता है, आपका एनर्जी देता है। वो आपका जब फ्रुक्टोज में, जो फलों में पाया जाता है, वो आपका फैट में कन्वर्ट होता है, एनर्जी नहीं देता है। गैलेक्टोज कैसे, ये सबसे ज़्यादा कम मीठा होता है। ठीक है, तो इतना सारा चेंजेस के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज का एपिसोड में हम लोगों ने बात करेंगे जो ग्लूकोज है, जो हमें एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है, एनर्जी देता है, हर एक कोशिकाओं को एनर्जी देता है, वो कैसे काम करता है, एनर्जी कैसे हमारे शरीर में आता है। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान हब। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं राइस टू रिचार्ज हाउ कार्ब गिव्स एनर्जी। राइस यहाँ कार्बोहाइड्रेट को डिनोट कर रहा है, जरूरी नहीं राइस ही हो, आपका आलू, रोटी, कुछ भी हो सकता है। तो फूड जो होता है, हम लोग मान लेते हैं खाने से ही एनर्जी मिलता है, बट खाना एनर्जी नहीं होता, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो राइस जो है वो एनर्जी नहीं है, राइस एक पोटेंशियल टू बी एनर्जी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड अकेला आपको एनर्जी नहीं देता, फूड के अंदर बहुत सारे केमिकल्स बॉन्ड होते हैं खाने में, जो टूटते हैं और वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आसानी से टूटते हैं, ऑक्सीजन उसमें पहले से ही मौजूद होता है, तो कंबशन फास्ट होता है और वो एकदम तुरंत एनर्जी देता है। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल समझ सकते हैं बॉडी का, तो पेट्रोल तुरंत आग पकड़ता है। बाकी सब जो एनर्जी सोर्स होता है, जैसे मान लेते हैं फैट्स को कंसीडर करें, वो आपका कोयला जैसा धीरे 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 जलते रहता है और ये तुरंत एनर्जी देता है, पेट्रोल जैसा। ठीक है, अभी हम लोग कुछ भी खाते हैं, चावल, रोटी, राइस, इसको ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होता है, उसका एक डाइजेस्टिव जर्नी हम लोग जानते हैं। सबको लगता है खाना पेट में पचता है, बट ऐसा नहीं है। खाना पचने का जो डाइजेशन का प्रोसीजर हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, एक बड़ा पार्टिकल है, इसका चारों ओर मान लेते हैं यहाँ पे आपका केमिकल कुछ लगा, यहाँ पे कुछ केमिकल लगा, इस साइड में केमिकल लगा, इस साइड को केमिकल लगा, पीछे साइड लगा और ये आगे में लगा, 6 साइड में लगा। तो अब बीच वाला वो तो एसिड मान लेते गिरता है, तो पिघलना शुरू किया, पिघलते 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 अंदर तक पहुंचने में टाइम लगेगा। लेकिन उसको अगर टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, तो अब क्या है, जो अंदर वाला पार्टिकल भी था, जिस वहां पे एसिड नहीं पहुंच रहा था, वहां पे भी एसिड अगर पहुंचने लगा तो जल्दी पिघलेगा, और छोटा करेंगे तो और जल्दी पिघलेगा। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, जिस वजह से चीजों को घुलने में आसानी होता है। यही काम हम लोग चबा के करते हैं। जब हम लोग चबाते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता है, और इस वजह से एंजाइम जो होता है हमारे थूक, जो हम लोग आम भाषा में करें, उस पे सिर्फ थूक पे पानी नहीं होता, उसके बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि आपका उसको तोड़ने में मदद करता है। जो स्टार्च, यूजुअली हम लोग क्या स्टार्च का बात करते हैं, जो राइस का बात करें, रोटी का बात करें, उसमें स्टार्च होता है। स्टार्च क्या हम लोगों ने पिछले एपिसोड में जाना, वो आपका ग्लूकोज का एक पॉलीमर होता है, लंबा चेन होता है, उसको तोड़ना पड़ेगा ग्लूकोज में, तो मुंह में ही स्टार्ट होता है। इसलिए चबाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चबा चबा के उसका ना चारों तरफ से आपको जो अमाइलस है, सैलिवरी अमाइलस, यानी कि जो एंजाइम होता है थूक का, उसको लगा के एकदम उसको एकदम ये कर देना है,
इस वजह से हजम का प्रोसीजर अच्छा से स्टार्ट होगा, सरफेस एरिया बढ़ा देना है। ठीक है, इसी वजह से आप कभी कभी देखिएगा बहुत देर तक अगर चबाएंगे ना तो रोटी हो तो आपको ना मीठा लगने लगता है। क्यों? उसका जो शुगर है टूट टूट के थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो जाता है और आपको मीठा फील होने लगता है। ठीक है, तो शुगर ही अल्टीमेटली बनता है। ऐसे आप रोटी को थोड़ा छोटा टुकड़ा करके खाएंगे तो आपको मीठा नहीं फील होगा। तो इसका ये काम हुआ। अभी जब ये इसको टूट जाता है तो कार्बोहाइड्रेट आपका ब्रेन को सिग्नल भेजता है, हाँ हमारा टेस्ट बर्ड है जीभ कि अरे भाई आपको कार्बोहाइड्रेट भेज रहा हूं, यानी कि अभी ग्लूकोज जाएगा तो इंसुलिन रेडी रखिएगा। इंसुलिन अभी नहीं, बाद में कभी हम लोग कवर करेंगे। अब हमारा जो स्टमक है, पेट है, ये क्या करता है, वो उसको वहां पे जैसे ही आपका ये खाना आता है तो अमाइलस का जो एंजाइम का जो रिएक्शन है वो रुक जाता है, यानी और प्रोसेस उसका अटक जाता है। लेकिन यहाँ पे एसिड पानी ये सब मिलके उसको एक चाइन और एक 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 क्या बोलते हैं जूस जैसा सेमी लिक्विड टाइप का पार्टिकली डाइजेस्टेड फूड बनाता है, उसको चाइन बोलते हैं। वो हमारा शरीर से धीरे धीरे निकलता है। कार्बोहाइड्रेट कंपेयर टू प्रोटीन और फैट थोड़ा जल्दी निकलता है, लेकिन अब ये क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारा अंतड़ियों में निकलने का उसका प्रोसेस में। इसमें बहुत सारे आपका उसको चाइम में बहुत सारा क्या क्या जरूरत है उस हिसाब से आपका पैनक्रियास से कभी लीवर से कुछ 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 चीजें आके मिलके वो आपका इंटेस्टाइन में जाता है। तो देखा आपने, पेट का काम हजम करना नहीं है, पेट उसको वो आपको एकदम चाइम में कन्वर्ट करके कि उसको क्या केमिकल चाहिए पचाने का वो बॉडी को सिग्नल भेज के जब इंटेस्टाइन में घुसता है वो सब उसको डलवा के उसको आगे प्रोसीजर स्टार्ट करता है और हजम होता है आपका अंतड़ियों में, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। ठीक है, ये बात समझना पड़ेगा आपको। जैसे मुंह में हमारा सैलिवरी अमाइलस यानी जो एंजाइम प्रोड्यूस हुआ था, उस तरह पैनक्रियास पैनक्रियाटिक अमाइलस प्रोड्यूस करते हैं, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसा। ठीक है, वो पेट के बाद शुरू हो गया, उसके बाद घुसा, फिर आपके इंटेस्टाइन में घुसा। अब वो क्या है, स्टार्च धीरे धीरे आपका टूटना शुरू हुआ। जो जुबान चाट किया था ये आपका पैनक्रियाटिक अमाइलस उसको और बढ़िया से करता है। वो क्या करेगा, स्टार्च को तोड़ेगा। स्टार्च ग्लूकोज का एक लंबा चेन है, तो लंबा चेन को छोटा चेन में टूटेगा, वो सब ऑलिगोसैकेराइड हो गया, या थोड़ा बड़ा रहा तो डेक्स्ट्रीन हो गया, वो भी ऑलिगोसैकेराइड ही हुआ। ठीक है, फिर लेकिन दो ग्लूकोज में भी टूट सकता है, मतलब सिर्फ दो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का बॉन्ड होता है, वो मैल्टोज हो गया। ठीक है, मैल्टोज दो ग्लूकोज ऑलिगोसैकेराइड या डेक्स्ट्रीन भी है, वो एक तरह का ऑलिगोसैकेराइड है, यानी 3 से 10 चेन वाला एक चेन हो गया ग्लूकोज का। माने छोटा छोटा करके टूट रहा है, एक बार में पूरा धड़ास से ग्लूकोज में नहीं जा रहा है, एक स्टेप बाय स्टेप टूटता है। लेकिन जैसा टूट के आपका मैल्टेज, सुक्रेज, मैल्टोज या सुक्रोज या लैक्टोज में टूटा। ठीक है, यानी कि डाइस सैकराइड में सब में कन्वर्ट हो गया, जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जाना था, यानी 2 मॉलिक्यूल में। अब उसको और तोड़ना होगा। तो अब क्या है कि हमारे अंतड़ियों में भी छोटा छोटा आप देखिएगा एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है विली, उसके ऊपर जो मांस का एक लेयर है वो होता है आपका एंटेरोसाइट्स। उसमें भी बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं। जैसे मैल्टेस, वो क्या करेगा, आपका मैल्टोज को तोड़ दिया ग्लूकोज में, क्योंकि 2 ग्लूकोज से बना होता है। सुक्रेस आपका एक ग्लूकोज एक फ्रूक्टोज से बना होता है, सुक्रेस और सुक्रोज को तोड़ेगा यानी चीनी को तोड़ेगा। फिर लैक्टेज आपका एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज से बना रहता है, तो लैक्टोज जो रहता है वो लैक्टोज को तोड़ता है लैक्टेस एंजाइम, तो लैक्टेस एंजाइम लैक्टोज को तोड़ेगा, मैल्टेस एंजाइम मैल्टोज को तोड़ेगा, सुक्रेस एंजाइम सुक्रोज को तोड़ेगा। तो इसी तरीके से सब काम करता है। आइसोमेल्टेस और डेक्स्ट्रीन जो यानी बचा खुचा जो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा रह गया है उसको और फर्दर तोड़ देगा। ठीक है, तो ये चीज आपका डाइजेशन जो होता है कि जो डाइजेशन प्रोसीजर में क्या होता है कि हम लोग उसको तोड़ तोड़ के एक सिंगल मॉलिक्यूल यानी मोनोसैकेराइड में हम लोग तोड़ते हैं, चाहे ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो या गैलेक्टोज हो, और हमारा शरीर उसी को ही अब्सॉर्ब कर पाएगा। तो चबाना, एंजाइम का रोल, ये सब आप समझ गए।
ये है एक वीडियो जिससे आप समझ पाएंगे कि एंटेरोसाइट्स यानी ये जो लाल 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 आप देख रहे हैं आंतड़ी हम लोग का प्लेन चिकना पाइप जैसा नहीं होता है, उसके अंदर ये सब प्रोजेक्शन टाइप का निकला हुआ रहता है, मतलब एक तरह का बाल जैसा लेकिन मांस का बना होता है ये एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन इसका ये जो जिस मसल से बना होता है इसको एंटेरोसाइट बोलते हैं, और ये एब्जॉर्ब करके उस तरफ हमारा पोर्टल वेन होता है, ठीक है, जो कि हमारा लीवर में जाता है, मतलब सब चीज को एब्जॉर्ब करके ले जाता है, तो उस पे जाएगा। तो डायरेक्ट तो खाना जो खाते हैं खून में नहीं मिलता है ना, ये एब्जॉर्ब करता है, जो जो जरूरत चीजें ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रुक्टोज उसको चूज करके ले जाता है। तो इसको आप देखिए ऐसे ही इसका प्रोजेक्शन होता है। फिर इसको एकदम चिकना नहीं होता है, तो खाना खाते हैं इसके अंदर से गुजरता है हमारे आंतों में, फिर देखिए अब्जॉर्ब होता है, ये एंटेरोसाइट से घुसा एक तरफ से, दूसरा तरफ से आपका पोर्टल वेन में घुस के आपका ब्लड में चला गया, ठीक है। ये इसका एक सिंपल आपका उदाहरण है। अब लेकिन घुसता भी है, उसका भी तरीका ऐसा नहीं है डायरेक्ट घुस गया, उसमें कुछ कुछ गेट्स होते हैं। एक सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर होता है, और एक जिस तरफ से आंतड़ी होती है उस तरफ होता है सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर। उधर क्या होता है, सोडियम जो हम लोग खाना में नमक रहता है ना, नमक क्यों इंपॉर्टेंट होता है खाने में, वो क्या करता है उसमें सोडियम होता है, वो सोडियम ग्लूकोज को एक तरह से चिपका के वो आपको वो एंट्रोसाइट्स में घुसाता है, यानी वो मसल्स में घुसा के, और वो मसल्स से दूसरे तरफ जो निकल रहा है वो आपका GLUT2 यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट वाला एक चैनल होता है। चैनल मतलब समझिए एक तो रास्ता है, ठीक है, एक आंतड़ी की तरफ रास्ता है, एक उसमें घुसेगा, एक निकलेगा उधर जो पोर्टल वेन है, ठीक है, खून के तरफ जो रास्ता है जो हम लोगों ने पिछला वीडियो में देखा। तो दोनों का रास्ता थोड़ा काम अलग तरीके से करता है। तो पहला वाला जो रास्ता है जो अंतड़ी से वो मसल्स में घुसाता है, मसल से फिर आपका खून में ले जाता है, तो पहला रास्ता है वो सोडियम के वजह से चलता है, मतलब सोडियम घसीट के लाता है ग्लूकोज को, तो खाने में नमक जरूरी है, आप समझ गए होंगे, सोडियम। फिर जो उस तरफ जो घुसाता है दूसरे साइड में जो खून के तरफ ले जाता है वो आपका नॉर्मल है, उसमें आपका सोडियम का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। वो इधर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा और खून में कम रहेगा, तो ज्यादा से कम, जैसे कि एक बांध में होता है क्या, पानी ऊपर से बहता है ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ, उसी तरीके से ट्रांसफर होता है। पोर्टल वेन में घुसता है, उसी से आपका लीवर पेनक्रियास स्टोमक सब जगह जाता है, ठीक है। जब ग्लूकोज जाता है पहले लीवर में जाता है, लीवर डिसाइड करता है कि आप ग्लाइकोजन बनोगे, मतलब स्टोर होके लीवर में ही रहोगे, या कहीं जरूरत है आप वहां जाओगे, ठीक है। तो बॉडी प्रायोरिटाइज करता है, ये एकदम सिंपल है, अभी तक आप समझ गए होंगे। अभी क्या है कि हम लोग को एनर्जी प्रोड्यूस करना है, जो हम लोगों ने बात किया कि ग्लूकोज एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी जो है वो आपका एटीपी से आता है, ठीक है। एटीपी आपको आगे थोड़ा समझ में आएगा, इसको ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जानेंगे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोल के इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आपका काम क्या करता है, ये मॉलिक्यूल बनने से हमारा शरीर में एनर्जी आ जाएगा बस। तो उसको बनाना कैसे है, तो पहले शरीर में जैसे ब्लड से घुसा, ब्लड से घुसने के बाद क्या करता है, हर एक कोशिकाओं में पहुंचा, लेकिन कोशिकाओं के अंदर में कैसे घुसेगा, घुसने के लिए आपको क्या होता है, इंसुलिन आता है, कोशिका का दरवाजा नॉक करके उसको घुसा देता है अंदर में, ठीक है। बिना इंसुलिन का कोई भी कोशिका अपना दरवाजा नहीं खोलेगा इनके लिए, ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज बाहर पड़े पड़े रह जाता है, और फिर वो चीजें डैमेज हो जाती है, नसें डैमेज होती है। इसलिए देखिएगा डायबिटीज पे बहुत जनों का आंखों का प्रॉब्लम आता है, घाव सूखता नहीं है, ठीक है, वो डैमेज होते रहे, रिपेयर नहीं होता है, बहुत कुछ होता है इशू। खैर इस पे हम लोग जाएंगे नहीं अभी, ये आज का एपिसोड के बियॉन्ड है, स्कोप का है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जब सेल्स के अंदर घुस गया, ठीक है, तब क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसीजर स्टार्ट होता है, क्योंकि ग्लूकोज जैसे मैंने कहा 6 कार्बन एटम का बना है, तो बड़ा है, तो उसको और तोड़ना पड़ता है, तोड़ के उसको 2 टुकड़ा में तोड़ देते हैं, तो आपका C3H3O3 माइनस। तो यहाँ पे आप देखिए ये C दिख रहा है,
फिर ये हम लोगों ने बताया था कि जैसे जो पिक जो होता है वो आपका कार्बन होता है, तो एक तो सी दिखा दिया, दूसरा है 2, ये 3 कार्बन हो गया, 3 आपका ऑक्सीजन है और H3 यानी 3 तो हाइड्रोजन दिखा रहा है। ये आप इसको पायरूवेट बोलते हैं, पायरूवेट में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा कोशिका है, कोशिका के अंदर घुसा। ये जो बाहर का देख रहे हैं एकदम पतला पीला रंग का एक झिल्ली जैसा दिख रहा है जो ये, ठीक है, ये आपका मेम्ब्रेन्स है। ये अलाउ करता है ग्लूकोज को, अगर इंसुलिन मौजूद है तो, बिना इंसुलिन का अलाउ नहीं करता है, तो इंसुलिन में अलाउ किया। अब ये प्लाज्मा घुसा, ठीक है, वो इसके अंदर से घुसा। इसके अंदर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, जो राजमा जैसा दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, सारा कंट्रोल करता है। और बाकी सब जो इस पे जो तैर रहा है ना साइटोप्लाज्म, ये पानी से ही मेनली बना होता है, ठीक है। और ये जो राजमा जैसा जो दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर भी छोटा छोटा मेम्ब्रेन्स है, इसके अंदर सारा काम होगा। तो अभी क्या है, ये जो टूटा, ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस इसके अंदर घुसता है, तो बाहर में साइटोप्लाज्म में ही टूटना शुरू हो जाता है। पायरूवेट में टूटा, और इसमें और कुछ भी काम के लिए तो एनर्जी चाहिए, तो तोड़ने के लिए भी 2 एटीपी का यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। इसमें आप देखिएगा आपको NADH बोल के कुछ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। ये आपका विटामिन B2 से बनता है, ठीक है, B3 से बनता है। तो आगे हम लोग जब जानेंगे कि कैसे थोड़ा सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो राजमा जैसा है इसमें घुसता है, वो आपका मेन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया में भी ना उसको भी ये बड़ा लगता है, हाँ, मतलब पायरूवेट, तो वो उसको और छोटा करवाता है। तो छोटा करके पायरूवेट को एसिटल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब जब कन्वर्ट करता है ना, इसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और हम लोग देखिए कि सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड उसी वक्त निकलता है हमारा शरीर में से। पायरूवेट टूट के आपका एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हुआ। अब इसको हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इस्तेमाल करेगा एनर्जी प्रोडक्शन में। तो ये जो प्रोसीजर है अभी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, इसको कर्व साइकिल बोलते हैं। हमारा एजेंडा है यहाँ पे कर्व साइकिल में किसी तरीके से NADH और FADH2 ये बनाना, और दोनों ही आपका विटामिन B से ही बनता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, तो ये FADH2 आपका B2 से बनता है और NADH आपका B3 से बनता है, इसको सॉरी। अब क्या है कि ये आपका विटामिन बी का इंपॉर्टेंस हम लोग समझ गए, ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपका एनर्जी कैरी करने में मदद करता है, इलेक्ट्रॉन कैरी करने में मदद करता है। हमारा एजेंडा यहाँ पे क्या है, किसी तरीके से ये जो डिलीवरी ट्रक है जो हाई एंड इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है उसको बनाना, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन भर भर के ये ट्रक लेके जाता है, इसको बनाना है, ठीक है। तो इस प्रोसीजर में भी आपको 2 ATP जनरेट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए उसका इंटरस्पेस मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, पतला झिल्ली जैसा दिख रहा है, उसके अंदर में आपका ये रिएक्शन स्टार्ट होता है। अब देखिए, अब इस पे हम देखिए इसको ज्यादा डिटेल में अभी बता नहीं रहे हैं। अभी हम लोग जो कवर करेंगे पहला हाफ में, सिर्फ थोड़ा बेसिक जिनको थोड़ा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, वो साइंस सेक्शन में इतना इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए हम लोग थोड़ा बेसिक कवर करेंगे, और उसके बाद एडवांस सेक्शन स्टार्ट करेंगे, उसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग अभी थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, और यदि आपको और थोड़ा सा अच्छा डिटेल में जानना है तो थोड़ा देर वेट कीजिएगा, एपिसोड का एंड वाला भाग में एडवांस सेक्शन में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो अभी क्या है, ये जो डिलीवरी तक जो है NADH है, FADH2 है, ये सब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लाता है, और ये हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन चेन बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं, और वो चेन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन सब ये NADH से खींच लेता है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया भी साइटोप्लाज्म के अंदर है, यानी पानी में भी है, और इसके NADH में भी हाइड्रोजन है,
ये हाइड्रोजन को घसीट लेता है, खींच के एक जगह में जमा कर लेता है। और जहां पे जमा हो जाता है हाइड्रोजन, एक तरह का आप समझिए एक पंप जैसा है, हाइड्रोजन को पंप करके एक जगह से दूसरे जगह ऊपर की तरफ भेज देता है। अब जहां एक पर्टिकुलर जगह पे भर गया पूरा हाइड्रोजन, फिर क्या होगा, हम लोग पानी टंकी में जानते हैं ऊपर से नीचे अगर नल खोलते हैं तो ऊपर में अगर पानी भरा हुआ ऊपर से नीचे आएगा, तो हाइट का उसको बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे वैसे ज्यादा पानी ज्यादा हाइड्रोजन एक जगह जमा हो गया और एक जगह कम जमा है, तो ज्यादा से कम की तरफ हाइड्रोजन बहेगा, और जैसे ही बहेगा एक प्रोटीन का एक मोटर होता है, जी हाँ, सही में एक प्रोटीन का एक मोटर होता है, उसको बोलते हैं एटीपी सिंथेस। वो सिंथेस घूमने लगता है वो हाइड्रोजन की वजह से, डैम जैसा काम करता है ना वैसे ही। और फिर क्या होगा, आपका एटीपी बनने लगता है। ठीक है, तो यहां पे आपको समझना पड़ा, और बहुत ज्यादा कम से कम 30 से 34 एटीपी का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, तो और यहाँ पे अब क्या होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन आता है ना, ये क्या करता है, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और पानी में मौजूद हाइड्रोजन आयन का एटम है, वो सबको मिला के अलग कर देता है, हटा देता है पानी बन के। तो नहीं तो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा ना, एक्सेस जो इलेक्ट्रॉन जो ये सब बॉडी खींच खींच के जमा कर रहा है, कहीं तो देगा ना, नहीं देगा तो फिर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रुक जाएगा, ट्रांसपोर्ट चेन जो रुक जाएगा तो पंप रुक जाएगा, जो हाइड्रोजन आयन को खींच खींच के ऊपर डाल रहा है। अभी आप एक डायग्राम से समझ जाएंगे, हम बस आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। तो उसको हटाने के लिए पानी यहाँ प्रोड्यूस होता है। तो ऑक्सीजन का काम यहाँ पे पानी प्रोड्यूस करना है। अभी आप समझे, हम लोग जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन का जो यूज है वो यही है कि इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हाइड्रोजन का मिला के पानी उनी बना के उसको हटाना, हटाना। कार्बन डाइऑक्साइड इसके पहले वाला जो रिएक्शन है हम लोगों ने पढ़ा, कर्व साइकिल के पहले आपका जो ग्लाइकोसिस होता है उसमें जो पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट को छोटा करके जो एसिटल कोएंजाइम होता है उसके लिए उस प्रोसेस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, जो हम लोग सांस के माध्यम से छोड़ते हैं। ये है वो डायग्राम। ये जो ब्लू कलर में देख रहे हैं वो एक प्रोटीन का मोटर है, सही का गोल गोल घूमता है। तो आप ये एक तो वीडियो में आपको दिखाएंगे। अब ये NaDH गया, NaDH प्लस बना, देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, गया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरमार है, इलेक्ट्रॉन यहाँ अटक गया, हाइड्रोजन पानी, ये भी तो पानी में ही तैर रहा ना, तो पानी से हाइड्रोजन निकला, NaDH का हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोजन आयन ऊपर में जमा हो रहा है। ये सी जो दिख रहे हैं, और यहाँ पे जो है एक ये इसका नाम है कोएंजाइम Q10। इसका काम क्या है, इधर में जो हाइड्रोजन जमा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा है, उसको घसीट के निकालना, ताकि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को टच ना करे, नहीं तो फिर हाइड्रोजन भी आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन आयन क्या होता है, प्रोटोन होता है, इसलिए प्रोटोन मोटिव फोर्स भी इसको बोलते हैं। यहाँ जो हाइड्रोजन जमा हो गया, यहाँ से सड़क के नीचे लुढ़केगा, जैसे ही आएगा तो ये मशीन को ट्विस्ट करेगा, जैसे ट्विस्ट करेगा, और ये आपका एटीपी जो है, एडिसोनिन डाइफॉस्फेट जो है, ये ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल इसमें जुड़ जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन आता है, ये जो एक्सेस जो हाइड्रोजन आयन एटम इस तरफ रहता है, ये इलेक्ट्रॉन के साथ मिला के इसको अलग करके H2O बन जाता है। दो इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ मिलके, हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके हाइड्रोजन बना, तो H2, और उसमें जो एनर्जी निकला वो आपको ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O बना लेगा, तो पानी निकल जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से खाली हो गया, फिर ये वापस ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, चेन यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे चालू हो जाएगा। तो एक स्पिन में आपका एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, ग्लूकोज पायरुवेट में बनता है। ठीक है, पायरुवेट, फिर आपका एसिटल कोएंजाइम में बनेगा, फिर कर्व साइकिल स्टार्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसका एक ही हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन का ट्रक बनाना है, जो कि FADH2 बनाना होता है, जो कि विटामिन बी का डेरिवेटिव्स है। ये आपका तो इसलिए विटामिन बी भी खाना बहुत ज़रूरी है खाने में। ठीक है, याद रखिएगा, खाना इसमें विटामिन बी एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। फिर ETH जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का मेम्ब्रेंस है, इनर मेम्ब्रेंस है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है और ये ATP बनाता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा
ये जैसे बांध हम लोग जानते हैं, बांध है, लेकिन क्या है, बांध में जब उसे ऊपर से नीचे एनर्जी प्रोड्यूस फैलेगा तभी बांध के अंदर जो टरबाइन है वो घूमता है। तो यही एटीपी का एक बनने का प्रोसीजर में हेल्प करता है। तो हाइड्रोजन मोटिव, प्रोटोन मोटिव फोर्स, यानी ऊपर में हाइड्रोजन भर भर के जमा कर लिए और वो जब बहता है तब वो मोटर को घुमाता है। एटीपी सिंथेस वाला वो मोटर का नाम है। तो ये रहा एटीपी मोटर, देख रहे हैं ऐसे आता है जो घूम रहा है आपका इस तरफ। अब एक्चुअल में जो एटीपी सिंथेस ये इस तरह का दिखता है, ये आप, और ये भी आपका प्रोटीन से बना होता है। देखिए छोटा छोटा जो जो देख रहे हैं अमीनो एसिड से बना हुआ है, पूरा प्रोटीन से बना हुआ एक मोटर है, इसको एटीपी सिंथेस बोलते हैं। इस तरह काम करता है। तो और इलेक्ट्रॉन चेन अगर देखें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखिए ऐसा काम कर रहा है। ये देखिए NADH गया, H निकला, उसमें से इलेक्ट्रॉन जमा हुआ, इलेक्ट्रॉन कैरी किया, फिर पानी के अंदर से भी हाइड्रोजन निकला। अभी ये जो पीला पीला वाला जो पकड़ रहा है ना, ये कोएंजाइम Q10 है। ये सॉरी, वीडियो देख लीजिए पहले। ठीक है, हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है, अब इलेक्ट्रॉन ये लोग रख लिया, छोड़ता नहीं है, मिलने नहीं देना, हाइड्रोजन आयन ही फॉर्म में रखना है। और ये फिर बगल वाला को प्रोटीन को दिया। ठीक है, ये सब जो चैनल है प्रोटीन से सारा बना होता है, ये भी इस तरह काम किया। फिर ये बगल में दिया, फिर जैसे ही दिया फिर हाइड्रोजन गया, है ना। अब देख रहे हैं अभी क्या, ऑक्सीजन यहाँ पे इंतजार कर रहा है। जैसे हाइड्रोजन ऊपर गया, ये ऑक्सीजन जो सांस ले रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, हाइड्रोजन आयन के साथ मिलेगा, हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा, और फिर ये ऑक्सीजन के साथ मिलके आपका H2O पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यही ये प्रोसेस चलते रहता है, चलते रहता है, एनर्जी हम लोग को मिलते रहता है। इसीलिए ऑक्सीजन देखिए, पानी लिया, पानी बन में कन्वर्ट हुआ, बह गया, और यही प्रोसेस चलते रहता है। इसलिए सांस लेना जरूरी हो जाता है, नहीं तो ये जो चेन अटक जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिर जाएगा ना कहीं, निकालने वाला ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो फिर जाएगा कहाँ। इसलिए सांस लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का काम यहीं पे मैंने समझाया, इसीलिए थकावट आने लगता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मतलब क्या होता है, ठहराव आ जाता है, इलेक्ट्रॉन को हटाना जरूरी है, नहीं तो टरबाइन भी स्टॉप हो जाएगा, एटीपी प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो यही चीज़ हम लोगों ने बताया। और ये ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ब्रेन को ग्लूकोज के अलावा कहीं से एनर्जी नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। आप फैट खा रहे हैं, प्रोटीन से भी आप बोलेंगे एनर्जी मिलता है, बट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन, आरबीसीज, इस तरह का कुछ कुछ चीजें होती है जहां पे कार्बोहाइड्रेट से ही आपको एनर्जी मिलेगा, यानी कि ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलेगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो चावल नहीं खाएंगे, आलू नहीं खाएंगे, पूरा अवॉइड करेंगे, कार्ब्स अवॉइड ही कर देंगे पूरा। तो आपको क्या लगता है हमारा शरीर के लिए अच्छा होगा? हमारा शरीर जिसमें, जैसे मैंने कहा ब्रेन, उसको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ये तुरंत एनर्जी देता है, पेट्रोल की तरह फक से आग पकड़ता है, फैट जैसा धीरे धीरे कोयला जैसा बर्न नहीं होता है। तो समझना होगा। तो इसीलिए अगर आप एक्सट्रीम कार्ब्स कटिंग करते हैं तो ब्रेन फॉग होता है, फॉगिंग होता है, यानी कि कंफ्यूज होने लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, डिजीनेस आने लगता है। एजेंडा हमारा एटीपी बनाना है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जैसे मैंने कहा ये आपका एनर्जी के लिए ज़रूरी है। अब ये आपका एक इसके बारे में थोड़ा सा ही बता दें, ज़्यादा डिटेल में हम लोग जाएंगे नहीं। नाइट्रोजनस बेस है एडिनाइन, इसके साथ राइबोस, राइबोस शुगर याद है हम लोगों ने बात किया था। ये आपका पेंटोज होता है, 5 कार्बन वाला शुगर जो होता है, जो कि मैंने कहा कि हम लोग इंटरमीडिएट रिएक्शन में ही यूज होता है, इसलिए इसको इतना इंपॉर्टेंस हम लोग डाइटरी पर्सपेक्टिव पे देते नहीं है, इसलिए डाइटरी शुगर में कंसीडर नहीं करते। यही वो राइबोस है, ये राइबोस शुगर हुआ। और 3 फॉस्फेट बॉन्ड मिलता है, और ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, जैसे ही अनस्टेबल है, ठीक है, और ये हमारा एंजाइम के रिएक्ट करके वो उसमें से फॉस्फेट निकलता है, फ्री होता है। जब वो फ्री होता है, ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बनता है, एटीपी, यानी 3 से 2 में कन्वर्ट हो गया, एक अब तो एनर्जी निकला, और एटीपी एडीबी बन गया, डाइफॉस्फेट। और पाई जो दिख रहा है, ये पाई आप समझिए वो फ्री फॉस्फेट को ही हम लोग पाई बोलते हैं। ठीक है वो, ठीक है। अब इसका काम क्या है, मॉलिक्यूल्स
को जोड़ने का काम करता है, बाइंडिंग करने में मदद करता है। कैसे? आप देखेंगे बहुत बार क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल होते हैं थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं तो बॉन्ड नहीं बनाते, तो ये जो फॉस्फेट है, हाईली रिएक्टिव फॉस्फेट है, वो जाता है उसके साथ जोड़ी बनाता है, उसको अनस्टेबल बनाता है, उसको बोलता है ये बॉन्ड बनाओ, उस पर इलेक्ट्रॉन्स और ये सब में क्या बोलते हैं, चेंजेस लाता है आपका चार्जेस में, और फिर दूसरा जो जिसके साथ बॉन्ड बनाना है उसको पास लाता है, दोनों को जोड़ देता है और जोड़ के फिर अलग हो जाता है। मतलब ये एक तरह का आप बोलिए का कैटलिस्ट का काम करता है, उसको जोड़ने का काम करता है मॉलिक्यूलर बाइंडिंग में। फिर आप बहुत सारा मैकेनिकल वर्क करता है, जैसे प्रोटीन के का शेप चेंज करता है, प्रोटीन का शेप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बदलना चाहिए। आगे एडवांस सेक्शन में हम लोग उसको कवर करेंगे, अगर आप हैं तब तक तो हम लोग उसको देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद करता है, जैसे कि बहुत सारे सोडियम पोटेशियम पंप है, उस तरह का आयन पंप बनाता है, तो आयन पंप का मूवमेंट की वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, आयन यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हम लोग का शरीर में देता है। आपका देखिए नर्व, हम लोग जो सोच रहे हैं हमारा ब्रेन उसको सिग्नल कैसे भेज रहा है, सोचते साथ ही उंगली हिलने लगता है, ये आपका नर्वस सिस्टम की वजह से होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जाता है। और फिर जो यूज नहीं होता आपका हीट में भी तो कन्वर्ट होता ही है। तो मसल्स एनर्जी आपका इंस्टेंट वर्सेस स्टोर्ड, अगर देखेंगे ब्लड ग्लूकोज से इमीडिएट एनर्जी मिलता है, और ग्लाइकोजन आपका लीवर में स्टोर रहता है, ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज करता है जब क्या जरूरत होता है। और मसल्स ग्लाइकोजन में भी होता है, कुछ कुछ मसल्स में भी स्टोर रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ मसल्स ही यूज करेगा, लेकिन जो लीवर में होते हैं वो पूरा शरीर यूज करता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ब्रेन में ग्लाइकोजन नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने मिथ क्या क्या दूर किया कि राइस एनर्जी नहीं देता है, राइस एक माध्यम है, ग्लूकोज, राइस मतलब रोटी भी होता है, दाल भी होता है, खाना का बात कर रहे हैं, एटीपी होता है, कुछ आपको एनर्जी देता है, और डाइजेशन पेट में नहीं होता है, सब मैक्सिमम 90% से भी ज़्यादा आपका अंतड़ियों में, इंटेस्टाइन में होता है। और बहुत लोगों को लगता है शुगर बैड है, शुगर बैड है, स्टार्च सेफ है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना हो एक चीज, स्टार्च अल्टीमेटली हो सकता है टाइम ज़्यादा लेता हो, ठीक है, तो हो सकता है रिएक्शन स्लो हो, लेकिन अल्टीमेटली वो भी ग्लूकोज में ही टूटता है। तो एक वीडियो देखते हैं, आजकल आप देखते होंगे मैक्सिमम ट्रेंड हर जगह चला आ रहा है। Changed in my life is cutting down on sugar. में sugar डाला है? अच्छा नहीं है sugar. Sugar is the most addictive substance in the world. शायद agree करोगे. I think sugar is the biggest poison in the world. Totally. शक्कर कभी नहीं आई. कुछ तो होगा. मैंने सोच लिया था ये poison है. तो देखा आपने, कई सारे लोग शुगर का नाम से डरते हैं, बट क्या शुगर इतना खराब है? हम लोगों ने पिछला वीडियो में एक चीज बात किया था, फलों में भी जो फ्रुक्टोज होता है वो अल्टीमेटली आपका लीवर, फैटी लीवर बढ़ाने में मदद करता है, बट क्या हमको फल छोड़ देना चाहिए इस वजह से? कोई भी चीज खतरनाक तब होता है जब एक लिमिट क्रॉस करता है, कोई भी चीज। तो अगर आप शुगर को लिमिट में खाते हैं तो वरदान है। ठीक है, आप शुगर से घबराने का नहीं है, शुगर एनर्जी सोर्स है, शुगर ग्लूकोज तो देता है, ग्लूकोज हर चीज के लिए जरूरी है, स्पेशली ब्लड प्रोडक्शन में, आरबीसीज में, आपका ब्रेन में। ठीक है, बिना उसका कार्बोहाइड्रेट चलेगा ही नहीं, तो घबराने का नहीं है। ठीक है, अभी आगे हम लोग एडवांस सेक्शन में जाएंगे, जो जो अभी तक हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है जो आम पब्लिक के लिए, अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखें, एडवांस सेक्शन में चलते हैं तो थोड़ा उसको और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, है ना। और जिनको लगता है कि नहीं बस हो गया, और ज़्यादा केमिस्ट्री दिमाग में नहीं घुस रहा है या कुछ नहीं घुस रहा है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ, और भी अच्छे हम लोग कवर करेंगे टॉपिक्स कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड ही इसी सीजन में। तो बाकियों के लिए लेट्स स्टार्ट विथ एडवांस सेक्शन। एडवांस सेक्शन में हम लोग अगर बात करें तो हमारा ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, उसके अंदर टिश्यूज, फिर सेल्स, फिर सेल्स के अंदर जैसे हम लोगों ने देखा माइटोकॉन्ड्रिया है, साइट आपका न्यूक्लियस है, ये सब पार्ट जो उसको ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनेली बोलते हैं। ठीक है, अब ये है एक कोशिका का डायग्राम। कोशिका
राउंड गोल है, ऊपर का थोड़ा सा पार्ट काट के अलग आपको करके दिखाया गया है। राइबोसोम होता है, सेल मेम्ब्रेन्स होता है, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस होता है, और ब्लू ब्लू कलर का जो दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब इसमें जो बाहर का जो पतला झिल्ली दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन्स, ये सारा खेल करता है, ये डिसाइड करता है ग्लूकोज कब आएगा, कब जाएगा, ऑक्सीजन, हम लोग याद है हम लोगों ने कहा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, ये आपका साइटोप्लाज्म के अंदर बना, ठीक है, साइटोप्लाज्म जो पीला पीला जो दिख रहा है, जो पानी का चीज है जो बहता है, उसके ऊपर ये लोग तैर रहा है, तो वो सब निकलेगा ना बॉडी से, हर कोशिकाओं से जमा होते 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 खून के जरिए लंग्स के अंदर घुसा, फिर लंग्स छोड़ेगा, तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा ना, तो ये इसके अंदर से निकलेगा तभी ना। ये है हमारा कोशिका, ये अच्छा सा व्यू समझ में आ रहा है, अंदर में सब देखिए पानी के अंदर सब ऐसा रुका हुआ है, ठीक है, ये उसका डायग्राम था। अब ये जो बाहर का जो बाउंड्री है जिसको काटा गया था सेल में मेम्ब्रेन्स, ये देखिए ऐसा दिखता है। इसका एक छोटा सा व्यू अगर लेके देखें, ये एक ऐसा दाना है जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं। इसके अंदर जो पुच्छी दिख रहा है ना, लंबा लंबा कलर का, ये वाला जो धारी धारी वाला, ये आपका टेल है, हाइड्रोफोबिक है, यानी पानी से दूर रहता है। तो सेल्स कोशिकाओं की इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, चारों ओर पानी है, तो पानी के विपरीत दिशा में रहेगा ये। और ये हाइड्रोफिलिक हेड, यानी कि उसको पानी पसंद है, तो पानी की तरफ इसका मुंह रहा, ठीक है। अब ये इसका क्या काम है, ये ऐसा जो बना हुआ है, ये देखिए ऐसा लेयर, इसको और थोड़ा जूम करके देखें, ये फिक्स्ड नहीं है, ये से मूव भी होता है, समझे ना। एक क्राउड, एक भीड़ जैसे जमा होता है एक जगह, फिक्स्ड दिखता है कि करोड़ों लोग हैं, लेकिन आप ध्यान से देंगे तो आपस में जो हिलते डुलते भी रहते हैं। कुंभ का मेला में देखे होंगे, लग रहा है करोड़ों भीड़ है, लेकिन ध्यान से देंगे सब आपस में चल फिर रहे हैं। इस तरह का ये भी मूव होते रहता है, तो पोजीशन एक जगह फिक्स भी नहीं रहता है। तो इसमें भी देखिए प्रोटीन चैनल सब दिख रहा होगा, नीला नीला रंग का, ठीक है, बड़ा बड़ा। तो ये सब का काम क्या है, एक तरह का नाली है जो कि एक चीज को मूव कराने में मदद करता है, बट हर चीज को उस तरह मूव नहीं करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को कोई टेंशन नहीं होता है, वो लोग आराम से फॉस्फोलिपिड लेयर से पार हो जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन से घुसना आना निकलना उनको कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ को भले ही निकलते हैं, लेकिन उनको क्या है, मतलब हायर से लोअर में ही जाते हैं, मतलब ज्यादा क्वांटिटी से कम क्वांटिटी की तरफ बहेंगे। जैसे पानी का भी डैम देखे, ऊपर से नीचे ज्यादा पानी है, ऊपर में नीचे कम पानी था, ऊपर से नीचे बहा, तो वो चीज अब करता है। लेकिन ये नाली जैसा नहीं, ये प्रोटीन है, इसमें चिपकता है फिर उखड़ता है, चिपकता है उखड़ता है, प्रोटीन डिसाइड करता है कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा, ठीक है। ये वाटर, ग्लूकोज, आयन ये सब निकलता जाता है। लेकिन अब क्या है कि कभी कभी जरूरत पड़ता है उल्टा डायरेक्शन में लेके जाना, मतलब कम पानी जहां से ऊपर उठाने के लिए तो मोटर चाहिए होगा ना, नीचे अगर पानी ऊपर टंकी में चढ़ाना है तो नीचे से एक पंप लगाना होगा ना, ऊपर फेंकेगा, ठीक है। तो ये वाले जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अभी आपने जो देखा, जो कि ऊपर ज्यादा मतलब ऊपर से नीचे की तरफ चला आ रहा है, या फिर भरा हुआ पानी से कम भरा की तरफ जाता है, तो उस तरह का ज्यादा ग्लूकोज से कम ग्लूकोज से जाता है, उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। लेकिन कम ग्लूकोज से ज्यादा ग्लूकोज करना है, जाकर तरफ भेजना है, या कुछ तरीके से ऊपर से नीचे भेजना है, तो पंप लगता है, उसको बोलते हैं, यानी एनर्जी कंज्यूम होता है, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है, ये लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन जाता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं। देखिए ये एक सोडियम आया, इसमें टकराया, देखिए प्रोटीन का शेप कैसा है, जो ब्लू ब्लू कलर का दिखाया था ना, इनमें चिपका सोडियम आयन चिपका, अब एटीपी भटक रहा है ऊपर, ठीक है। वो आके जैसे ही टच करेगा, जैसे मैंने कहा प्रोटीन का शेप बदलता है, एटीपी पी आ गया, एडीपी में अलग गया, तो प्रोटीन का शेप बदल गया, और सोडियम उधर से इधर आ गया, और पोटेशियम इसमें जाके चिपक जाएगा, और फिर इसका शेप बदल के फिर ऐसे वापस पोटेशियम उधर निकल गया। तो आपने देखा एटीपी का काम, जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अब ये ग्लूकोज एंटर कैसे करता है, हम लोगों ने SGLT1 और GLUT2 के बारे में हम लोगों ने समझा है। यहाँ पे घुसने में आपको सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पे मदद करता है, ठीक है। तो अभी क्या है, किसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा आगे, तो इसको हम आगे समझाते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा एंटेरोसाइट्स है।
आपका बायां तरफ जो ग्लूकोज दिख रहा है या सोडियम दिख रहा है ये वाला, ये आपका अंतड़ी के साइड है, ठीक है, इसको एपिकल साइड बोलते हैं, एपिकल मेम्ब्रेन्स। और ये आपका खून के तरफ है, इसको बेसोलेटरल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। अब क्या खाना खा रहे हैं उसमें सोडियम है नमक में, ठीक है, या फिर बॉडी में भी कुछ कुछ निकलता है कभी कभी अगर कमी होता है तो ग्लूकोज के साथ मिला, और ग्लूकोज यहाँ से जाएगा सोडियम के साथ यहाँ पे आएगा, ठीक है। लेकिन यह क्यों आएगा सोडियम, अगर सोडियम का कमी होगा तभी ना। तो शरीर क्या करता है सोडियम को, अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा ना, ये सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पे लगा हुआ है बेसोलेटरल साइड में, वो धक्का मार के सोडियम को यहाँ से निकाल के खून में फेंक देता है, तो सोडियम का कमी हो जाता है। तो सोडियम क्या करता है, ये वाला रास्ता से घुसता है SGLT से, ठीक है, जैसे घुसता है तो सोडियम ग्लूकोज के साथ चिपक जाता है और ग्लूकोज भी अंदर घुस जाता है। तो इसी तरीके से क्या करता है शरीर, क्या करता है खाने में से ग्लूकोज को खींच लेता है, और जब खींच लेता है और ग्लूकोज जब इसके अंदर आता है, अब क्या है, अब उसको टेंशन नहीं है, खाना तो अंदर में है नहीं, तो जो चीज जरूरत है ग्लूकोज चुन चुन के निकाल लिया शरीर। अब ये ग्लूकोज को यहाँ से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ब्लड टू से निकल जाता है बाहर, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे हम लोगों ने समझाया है। जैसे हम लोगों ने वीडियो में देखा 3 सोडियम घुसे 2 पोटेशियम आउट हो गया, तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के अंदर में कम हो गया, और बाहर जो ल्यूमन साइड है, एपिकल साइड है, जो अंतड़ी की तरफ है, वहां से सोडियम जो अंदर घुसेगा आपका ग्लूकोज को घसीट के लिए आएगा, ठीक है, ग्लूकोज में चिपक जाता है, और जब निकलना चाहिए इस साइड में हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में निकल जाता है बेसोलेटरल साइड में, यानी कि खून के तरफ, ठीक है। ये आप समझ गए हैं, काफ़ी इजी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए, तो इसी वजह से आपको ध्यान में अभी आ रहा होगा ORS क्यों जरूरी होता है, नमक और चीनी क्यों दिया जाता है। चीनी ग्लूकोज में टूटेगा जो कि एनर्जी देगा, और नमक यही सोडियम चिपका के ग्लूकोज को घसीट के लेके आएगा। आप समझे नमक का भी क्या इंपॉर्टेंस है ORS में, नमक चीनी का काम। अब ये जो हम लोग देखे थे SGLT जो है आपका, ये आपका हम लोग उससे क्या बोलते हैं, सोडियम बेस्ड है, सोडियम के सहारे खींचता है। लेकिन जो 1 2 3 देख रहे थे, ये आपका किस जगह पे होता है वो याद रखें, क्योंकि एक जगह तो नहीं होता है ना, वैसे प्रोटीन जो गेट है जो हर जगह है ना, आपका किडनी में है, आपका नर्व में है, मसल्स में है, तो किस जगह का है वो दर्शाने के लिए 1 2 3 4 लिखा हुआ है। और ग्लट जो है, जैसे मैंने कहा, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेता है, ये भी आपका 1 2 3 उसका पोजीशन है। तो शरीर के अंदर हमारा जो मसल्स कोशिकाएं, इसके अंदर ग्लट फोर्स से घुसता है, और इस वजह से इसको इंसुलिन चाहिए रहता है, बिना इंसुलिन के अलाउ नहीं करता। देखिए इंसुलिन डिपेंडेंट यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है ग्लट फोर्स, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल तो देखते हैं, देखिए ये हमारा कोशिका है, इसका बाहर का देखिए सेल मेम्ब्रेन है, पूरा चिकना नहीं है, इस पे ऐसा चीज निकला हुआ है, इस पे देखिए इंसुलिन चिपका बाइंड हुआ, और इस पे इंसुलिन का सिग्नल गया, हाँ हाँ भाई आ जाओ ग्लूकोज आ गया। अब ये गया ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, देखिए ये दो जो बना आपका प्रोटीन का, ये ग्लूकोज को ग्लट 4 जो है ये आपका बन के खींचा, और जैसे ही खींचा शरीर के अंदर जो ग्लूकोज था वो गिरना शुरू हो गया, इंसुलिन भी गिरना शुरू हो गया। जैसे गिर के खत्म हो गया तो सिग्नल बंद हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्टर वापस चला जाएगा। ये एक सिंपल तरीका था, इस वजह से हमारा शरीर में ग्लूकोज एंटर किया, ठीक है। अब एंटर किया तो हम लोगों ने देखा आ गया है, फिर उसी के साथ टूटा NADH FADH2, ये आपको बनाना है किसी भी तरीके से, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में बना, लेकिन ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ये पंप स्टार्ट होगा, ठीक है। ये पंप के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन देखिए छोटा सा, ये भी वही सेल मेम्ब्रेन जैसे ही बना हुआ है, ये आपका इलेक्ट्रॉन घसीट रहा है, FADH भी दिया, घसीटा, हाइड्रोजन को खींचा, फिर यहाँ से, ठीक है, फिर ऑक्सीजन के साथ मिलके पानी बन के अलग हो गया। अब ये जो बहा, ये आपका हाइड्रोजन इसको मूलने लगा, जैसे मूला तो ADP जो था डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। इसका और एक वीडियो आप देखिए, ये आपका ये सारा चीज देखिए, प्रोटीन में कितना कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स चीज है। NADH गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन गया, प्रोटोन अलग हो गया, प्रोटोन मतलब हाइड्रोजन है, कोएंजाइम Q10 इसको कैरी किया, C इसको कैरी किया, कॉम्प्लेक्स 4, और एक पानी इसमें से अलग हो गया, अब देख रहे हैं, ठीक है। और ऊपर देखिए सफेद सफेद दाना कितना बढ़ते जा रहा है, वो हाइड्रोजन आयन है,
बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा, बढ़ बढ़ के जब ज़्यादा हो गया, अब ये नीचे सही का देखिए मोटर है, घूमता है और इसको एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, 2 फॉस्फेट वाला 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है हमारा कोशिकाओं, जो सेल दिखता नहीं है ठीक से, उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया वो और छोटा, उसके अंदर भी ये कितना छोटा में इतना कॉम्प्लिकेटेड मोटर वाला हिसाब चल रहा है। आप सोच रहे हैं कितना बढ़िया चीज है। और ये इससे, और इस प्रोसीजर को केमियोसिंथेसिस बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कितना बढ़िया चीज है। मतलब मैं एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जब मैं इसको देखा पहली बार, सही का एक मोटर है, तो मेरा होश उड़ गया कि इतना सेल्स जो दिखता नहीं है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और कितना छोटा उससे, उसके अंदर भी पतला लेयर जो छोटा छोटा प्रोटीन यानी कि अमीनो एसिड से बना हुआ है, उसके अंदर भी इतना एक मोटर जैसा लगा हुआ है। सोच रहे हैं प्रकृति कितना विचित्र है। अभी हम आपको एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं, खैर इससे रिलेटेड नहीं है। बैक्टीरिया भी यूनिसेल्युलर है, वो भी मूव करता है, तो उसमें भी एक मोटर लगा हुआ है, आपको दिखाते हैं ना, ये रहा, ये आपका फ्लैजिला है ना, ये सब मूव करता रहता है। ये एक तो उसका क्या बोला है, मूछ जैसा है उसका, ये हिलाता है, इलाके और डायरेक्शन और ये सब चेंज करता है। बट ये मूव कैसे होता है, दायां बायां बायां से दायां ऐसे मूव कैसे होता है? आप देखिए ये बगल में, ये बहुत ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किया गया है, इसका छोटा छोटा अमाइनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन का एक ग्रुप है। इसमें जो ब्राउन वाला देख रहे हैं, ब्राउन वाला ना एक तरह का से ये है आपका क्या बोलते हैं, गियर है। तो वीडियो अब देखिए, देखिए आगे खींच दिया, देखिए डायरेक्शन बदल गया। तो कितना वंडरफुल मैकेनिज्म है प्रकृति ने हमें दिया है। एक एक कोशिकाएं हमारा मोटर चला रही है, मोटर चला के वंडरफुल एनर्जी एटीपी का प्रोडक्शन कर रही है। तो ऐसा अगर आपका शरीर इतना हाईली कॉम्प्लिकेटेड है, इतना अच्छा है, तो आपको नहीं लगता आपका शरीर का इज्जत करना चाहिए? और क्या इसमें डाल रहे हैं इसको 10 बार सोचना चाहिए, क्या खा रहे हैं उसको 10 बार सोचिए। ठीक है, इतना मार्वलस आपका हमारा शरीर है, और इसको हम लोग को केयर लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आगे इसी तरीके से एपिसोड अगर देखना चाहते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।